हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो जो सीरीज में लेके चल रहा था आपकी 11वीं क्लास की बिजनेस स्टडी की, जो कि हिंदी मीडियम में है, और इसमें मैं सीबीएसई का सिलेबस क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसी सीरीज में मैं आपकी 11th क्लास की बिजनेस स्टडी की सिलेबस का सेकंड लास्ट एक्सरसाइज, यानी कि चैप्टर 10 की सेकंड लास्ट एक्सरसाइज 10.3 के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 9th तक, सभी अपलोड किए हुए हैं और नीचे उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हो, और साथ में टेलीग्राम का भी लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो और कोई भी क्वेश्चन वहाँ पे अगर पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ठीक है। और नोट्स के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया भी हुआ है वैसे भी। और वरना टेलीग्राम पे और अच्छे से आपको चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और वहाँ पे आके मेरे से जुड़ो। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 10.3, निर्यात व्यापार की क्या कार्यविधि होती है, क्या क्या इनमें डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं। ठीक है। इससे पहले हमने 10.2 में आयात व्यापार पढ़ा था, अब इसमें निर्यात व्यापार पढ़ेंगे। इसका अभिप्राय वस्तुओं व सेवाओं को दूसरे देशों को बेचना व भेजना है। कहने का मतलब कि निर्यात में क्या होता है कि कोई दूसरे देश का आदमी हमसे हमारे देश से खरीदता है। ठीक है। आयात में क्या होता था कि हम दूसरे देश से खरीदते थे। अब निर्यात में क्या होगा कि दूसरे देश वाला हमसे खरीदेगा। ठीक है। तो ये निर्यात व्यापार होता है। क्या है इसकी कार्यविधि? व्यापारिक पूछताछ। सबसे पहले व्यापारिक पूछताछ ही होती है, चाहे आयात व्यापार हो चाहे निर्यात व्यापार हो। तो कौन सी इसमें पूछताछ होती है, चलिए वो भी पढ़ते हैं। जो व्यापारी अपना माल निर्यात करना चाहता है उसे निर्यात कमीशन एजेंट, निर्यात एजेंट तथा दलाल से संपर्क स्थापित करना पड़ता है। उनकी सहायता से उसे यह पता चलता है कि उसे उसके माल की मांगे कहाँ पर है। कई बात कई बार तो ग्राहक सीधा निर्यातकर्ता के पास ही पूछताछ के लिए पत्र भेजते हैं, जिसका उत्तर निर्यातकर्ता देता है। ठीक है। सबसे पहले पूछताछ होती है, और इसमें क्या जाना जाता है, इसमें निर्यातकर्ता यह जानना चाहेगा कि मेरे माल की डिमांड कहाँ कहाँ पर है। उसके लिए उसे किस किस से जुड़ना पड़ता है? निर्यात कमीशन एजेंट, निर्यात कमीशन एजेंट से जुड़ना पड़ता है। ठीक है। दलाल से जुड़ना पड़ता है। तो इन सभी एजेंटों दलालों से वो जुड़कर यह पता लगाता है कि उसके माल की डिमांड किस किस मार्केट में है, किस किस देश में है, कहाँ कहाँ पर है। ठीक है। तो यह हमारी पहली सबसे व्यापारिक पूछताछ। दूसरी है इंडेंट प्राप्त करना। इंडेंट प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? ऑर्डर प्राप्त करना। इंडेंट का मतलब होता है ऑर्डर। ठीक है। इसमें आयातकर्ता इंडेंट भेजता है, मतलब कि ऑर्डर देता है, जिसमें माल का नाम, किस्म, मूल्य, मात्रा, पैकिंग विधि, भुगतान विधि, बीमा संबंधी निर्देश, माल आदि लिखा जाता है। इंडेंट दो प्रकार के होते हैं, बंद इंडेंट और खुला इंडेंट। यह बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे जो इंडेंट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला बंद और दूसरा खुला इंडेंट। जो बंद इंडेंट होता है, बंद इंडेंट में जो निर्यात करता है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता। बंद इंडेंट में सब कुछ आयातकर्ता बताता है कि माल ये चाहिए, क्वालिटी इतनी होनी चाहिए, पैकिंग विधि ये होगी, भुगतान विधि ये होगा। मतलब कि इसमें निर्यातकर्ता जो होता है वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन जो खुला इंडेंट होता है, खुला इंडेंट में जो आयातकर्ता होता है, जो ऑर्डर देता है, वो सारी चीजें नहीं बताता, कुछ चीजें छोड़ देता है, वो निर्यातकर्ता के ऊपर छोड़ देता है। तो जिसमें कुछ चीजें निर्यातकर्ता अपने हिसाब से भी करता है, उसी को ही खुला इंडेंट कहते हैं। सीधी सीधी बात बताऊं तो बंद इंडेंट वह होता है जिसमें कि निर्यातकर्ता, विक्रेता कुछ भी नहीं कर सकता अपनी तरफ से, और खुला इंडेंट वह होता है जिसमें कि थोड़ा बहुत विक्रेता, निर्यातकर्ता अपनी तरफ से उसमें कुछ कर सकता है। ठीक है। तो ये खुला और बंद इंडेंट में डिफरेंस है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साख पत्र भेजना। साख पत्र भेजना पिछले में एक्सरसाइज में भी पढ़ाया था मैंने। साख पत्र भेजा क्यों जाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक दूसरे के ऊपर संदेह को दूर करने के लिए निर्यातकर्ता की संतुष्टि के लिए आयातकर्ता उसके पास साख पत्र भेजता है। साख पत्र बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह एक तरीके से एडवांस भुगतान का काम करता है। ये जो साख पत्र है, यह देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में ना वो दूसरे देश वाले हमको जानते हैं ना हम उनको जानते हैं, तो विश्वास कैसे करेंगे हमें पैसा देगा या नहीं देगा? पता चले हमने माल भेज दिया और उसने पैसा नहीं दिया तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसलिए साख पत्र भेजता है आयातकर्ता, विक्रेता यानी कि निर्यातकर्ता के पास, और यह साख पत्र बैंक द्वारा जारी किया जाता है।
आयात करता जाएगा बैंक में, वहां से साख पत्र लेगा और वो साख पत्र लेके भेज देगा विक्रेता के पास, और फिर वो विक्रेता क्या करेगा, वही साख पत्र लेके जब भी वो बैंक में जाएगा डिपॉजिट करेगा उस पत्र को, तो उसके पैसे उसको मिल जाएंगे। ठीक है, और इधर जो आयात करता है वो पैसा बैंक में देगा और फिर अपने माल को वहां से ले लेगा। आगे चल के इन सारी बातों को भी इसमें बताया गया, वो आगे चल के बताऊंगा। तो साख पत्र इसलिए भेजा जाता है ताकि जो विक्रेता है, निर्यात करता है, उसको विश्वास हो जाए कि हाँ ठीक है मेरे पैसे मिल जाएंगे, वो संतुष्ट हो जाए और फिर वो माल की डिलीवरी के लिए काम करने लग जाए। एक तरीके से ये एडवांस भुगतान का काम करता है, ये कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना। आयात में भी आयात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है, निर्यात में निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। भुगतान विधि से निश्चित हो जाने के बाद निर्यातकर्ता को निर्यात लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। इसके लिए उसे आयात व निर्यात नियंत्रक के कार्यालय में आवेदन पत्र देना होता है, साथ ही फीस भी जमा करानी होती है। निर्यात लाइसेंस प्राप्त 3 महीने तक का वैध होता है। ठीक है, उसके बाद उसको लाइसेंस लेना पड़ता है। अगला है विनिमय दर को निश्चित करना। विनिमय दर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विनिमय दर क्या होता है पढ़ते हैं। इसका अभिप्राय उस दर से है जिस पर एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में बदला जाता है। ठीक है, मतलब एक देश की मुद्रा को दूसरे देश के मुद्रे में कन्वर्ट करने की जो दर होती है, रेट होती है, वो निश्चित किया जाता है। विदेशी मुद्रा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन होने के साथ साथ इस दर में भी परिवर्तन होता रहता है। प्रायः माल भेजना एवं भुगतान प्राप्त करने की अवधि में अंतर होता है। हो सकता है इस अवधि में विनिमय दर में परिवर्तन हो जाए। विनिमय दर में परिवर्तन से आयातकर्ता को अतिरिक्त लाभ भी हो सकता है और हानि भी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो विनिमय दर होता है वो निश्चित करना पड़ता है। इसलिए निश्चित करना पड़ता है कि जो विदेशी मुद्रा की एक दूसरे देश में मांग होती है वो बढ़ती घटती रहती है। तो जैसे इनकी मांग, डिमांड बढ़ती घटती रहती है, वैसे ही उनके दर में भी, विनिमय दर में भी क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो हो सकता है कि आज आप एग्जाम्पल देखो, $1 में इंडियन रुपीस कितना है, 80-82 जो भी है। हो सकता है आज 80-82 और कल को 85 हो जाए, या हो सकता है कल को 80 हो जाए, 75 हो जाए। तो ये डेली बढ़ती घटती रहती हैं, तो इसीलिए इसको निश्चित किया जाता है। ठीक है, बाई चांस मान लो आज की डेट में आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, तो आज की डेट में जो आपका वो है भुगतान करने की तिथि है, उस पर जब करोगे तो विनिमय दर कुछ और है, लेकिन जब तुमने ऑर्डर दिया और जब वो तुमको डिलीवरी हो जाएगी तब पेमेंट करते हो आप। ठीक है, तो लेकिन जब आपको पेमेंट करनी होगी तो हो सकता है उस टाइम पे बढ़ गया हो विनिमय दर, रेट बढ़ गया हो सकता है। ठीक है, तो फिर वहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, या हो सकता है कम हो गया हो तो उस टाइम पे फिर तुम्हें कम पड़ना के पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पे लाभ और हानि दोनों ही संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। माल एकत्रित करना, समझ गए ना ये विनिमय दर को निश्चित करने का मतलब क्या है। ठीक है, तो चलिए अब माल एकत्रित करना, अगला क्या है, माल एकत्रित करना। माल का आदेश प्राप्त होने और शेष सभी शर्तें तय हो जाने के बाद निर्यातकर्ता माल एकत्रित करता है। यदि माल उसके स्टॉक में है तो उसे आदेश अनुसार छांट लिया जाता है, और यदि स्टॉक में नहीं है तो उसे अन्य व्यापारियों से क्रय कर लिया जाता है। ठीक है, विनिमय दर निश्चित हो गए, उसके बाद फिर वो माल एकत्रित करना चालू कर देता है जो भी ऑर्डर दिए गए हैं। अगला है पैकिंग। जब माल एकत्रित कर ली गई, सब कुछ कलेक्ट हो गया, उसके बाद उसकी पैकिंग की जाती है ताकि वो सुरक्षित तरीके से निर्यात की जा सके। ठीक है, उसके बाद रवानगी एजेंट की नियुक्ति की जाती है। जब माल भेजने के लिए तैयार हो जाता है तो रवानगी एजेंट की नियुक्ति की जाती है। रवानगी एजेंट रेलवे तथा ट्रांसपोर्ट से माल की सुपुर्दगी लेकर उसे जहाज में डलवाने तक की सारी कार्यवाही करता है। इस कार्य में के बदले वह निर्यातकर्ता से कमीशन लेता है। ठीक है, ज़्यादातर जो माल विदेश से आता है, पता होगा आपको, वो किसके तरीके, जहाज के तहत ही आता है, समुद्री मार्ग से आता है। ठीक है, हो सकता है अब एयर मार्ग से भी आता हो, लेकिन ज़्यादातर समुद्री मार्ग से ही आता है। ठीक है, तो इसके लिए रवानगी एजेंट की नियुक्ति की जाती है जो कि वो लेकर जाता है, जहाज में लदवाने तक का वो काम करता है, सारे काम करता है, और बदले में वो निर्यातकर्ता से कमीशन लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। माल को बंदरगाह के लिए रवाना करना। एजेंट की नियुक्ति हो गई, अब माल बंदरगाह के लिए जाएगा। माल की तैयारी तथा एजेंट की नियुक्ति के बाद निर्यातकर्ता माल को बंदरगाह के लिए रवाना कर देता है। प्रायः माल रेलवे द्वारा बंदरगाह भेजा जाता है। बंदरगाह तक ले जाने के लिए ट्रक, रेलवे, किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो जो कि वहाँ पर अवेलेबल हो। ठीक है, अब अगला क्या है, बंदरगाह पर रवानगी एजेंट के कार्य। पेपर में हो सकता है कि ये पूछ लिया जाए कि रवानगी एजेंट के कार्य बताएं। बंदरगाह पर रवानगी एजेंट के कार्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, जहाजी आदेश प्राप्त करना। माल के बंदरगाह पर पहुंचने के बाद एजेंट किसी जहाजी कंपनी से बातचीत करके जहाज में स्थान सुरक्षित करने का समझौता करता है।
मतलब कि जो उसका माल है उसके लिए सीट रिजर्व करता है। ठीक है। इस समझौते के उपरांत जहाजी कंपनी जहाजी आदेश जारी करता है। अगर माल की मात्रा ज्यादा है तो पूरे जहाज को बुक करने का समझौता किया जाता है। इस समझौते को चार्टर पार्टी कहते हैं। ठीक है। अगर माल बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि पूरा एक जहाज लग जाएगा, तो पूरा फिर एक जहाज को बुक किया जाता है और उसको क्या कहते हैं? चार्टर पार्टी कहते हैं। ठीक। अगला, जहाजी बिल तैयार करना। सीट रिजर्व कर लिया, अब उसका बिल तैयार किया जाता है। निर्यात कर का भुगतान करने के लिए एजेंट द्वारा जहाजी बिल भरा जाता है। निर्यात कर का भुगतान करने के बाद कस्टम अधिकारी जहाजी बिल की एक प्रति स्वयं रख लेते हैं और 2 प्रति एजेंट को सौंप देते हैं। जो जहाजी बिल होती है इसकी 3 प्रतियां भरी जाती है, जिनमें से एक तो जहाजी बिल बनाने वाला जो अधिकारी होता है वो अपने पास रख लेता है और बाकी की 2 कॉपी एजेंट को दे देता है। और एजेंट क्या करेगा? एक कॉपी अपने निर्यातकर्ता को दे देगा और दूसरा निर्यातकर्ता भेज देगा कस्टमर को, आयातकर्ता को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाजी बिल हो गई, उसके बाद बंदरगाह अथवा गोदी कर का भुगतान। माल को जहाज पर लादने हेतु बंदरगाह पर ले जाने के लिए गोदी अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती है। जहाज पर माल लदवाने के लिए गोदी अधिकारी की क्या लेनी पड़ती है? अनुमति लेनी पड़ती है। गोदी अधिकारी अनुमति बंदरगाह कर का भुगतान करने के बाद देते हैं, और जो गोदी अधिकारी है वो अनुमति तभी देगा जब आपने बंदरगाह कर का भुगतान कर दिया होगा। बंदरगाह कर का भुगतान करने के लिए डाक चालान की 2 प्रतियां भरी जाती हैं, जिनमें से एक प्रति एजेंट को रसीद के रूप में दे दी जाती है। और बंदरगाह कर का भुगतान करने के लिए डाक चालान का फॉर्म भरा जाता है, जिनमें से एक एजेंट को दे दिया जाता है और एक वहीं पर रख लेते हैं। ठीक है। अगला है मेट की रसीद प्राप्त करना। जब माल जहाज पर लाद दिया जाता है तो जहाज का कप्तान माल प्राप्ति का रसीद देता है, जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। ठीक। यह रसीद 2 प्रकार की होती है। यदि जहाज पर लादा गया माल अच्छी दशा में है, अर्थात पैकिंग अच्छी है और जहाज का कप्तान उससे पूर्णतः संतुष्ट है, तो शुद्ध रसीद जारी की जाएगी। इसके विपरीत यदि माल की पैकिंग आदि असंतोषजनक है तो दूषित रसीद जारी की जाएगी। ठीक है। अगर माल अच्छा है, सही है, पैकिंग वैकिंग सब कुछ सही है, कोई नुकसान नहीं है, सही सलामत है, टूटे फूटे नहीं है, तो शुद्ध रसीद जारी की जाएगी। और माल सही नहीं है, टूटा फूट गया है या पैकिंग खराब हो गई, तो उसके लिए फिर दूषित रसीद जारी की जाएगी। और ये कौन जारी करता है? कप्तान जारी करता है। उसी को मेट रसीद कहते हैं। कप्तान द्वारा जारी किए गए रसीद को मेट की रसीद कहते हैं। जहाजी बिल्टी। अब रवानगी एजेंट जहाज के कप्तान की रसीद लेकर जहाजी कंपनी के कार्यालय में जाता है। वहां पर जहाजी बिल्टी का छपा हुआ फार्म भरकर उसे जहाज कप्तान की रसीद सहित कार्यालय में जमा कराया जाता है। जहाजी कंपनी का अधिकारी जहाज की कप्तान की रसीद तो अपने पास रख लेता है और जहाजी बिल्टी पर हस्ताक्षर करके एजेंट को दे देता है। तो यहाँ पर ये जहाजी बिल्टी भी एक तरीके से रिसिप्ट का ही काम करती है। ठीक है। अगला, माल का बीमा। अब सब कुछ हो जाने के बाद माल का बीमा करवाया जाता है, ताकि अगर रास्ते में कुछ हो जाए तो उसकी भरपाई की जा सके। ठीक। रवानगी की एजेंट द्वारा, ये की नहीं आएगा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया। रवानगी एजेंट द्वारा विभिन्न सामुद्रिक बीमा कंपनियों से पूछताछ करने के बाद सर्वाधिक उचित कंपनी से सामुद्रिक बीमा पत्र ले लिया जाता है। उसके बाद उसका बीमा भी करवा दिया जाता है। और लास्ट, निर्यातकर्ता को सूचना। सारे काम हो जाने के बाद एजेंट सभी प्रलेखों तथा खर्चों एवं कमीशन का ब्यौरा निर्यातकर्ता को दे देता है। जो एजेंट होता है सभी दस्तावेज जितने भी खर्चे हुए वो सभी, और प्लस अपना कमीशन जो उसको लेना है, उन सभी चीज़ों को निर्यातकर्ता को बता देता है। ठीक है। यहीं पर ही एजेंट का कार्य समाप्त हो जाता है। तो यह कार्य है जो 6-7 है, यह क्या करता है? रवानगी एजेंट यह कार्य करता है। तो पेपर में पूछा जा सकता है कि रवानगी एजेंट के कार्य बताएं, क्या क्या कार्य वो करता है। तो ये कार्य आपको 6-7 जो भी हैं वो लिखने पड़ेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला कदम, बीजक तैयार करना। रवानगी एजेंट द्वारा माल के लदान की सूचना प्राप्त करने के बाद निर्यातकर्ता माल का बीजक तैयार करता है। बीजक का मतलब इनवॉइस तैयार करता है। ये भी रिसिप्ट ही होता है, इनवॉइस बिल बनाता है मतलब कि। ठीक। इसमें सभी चीज़ें वो लिख देता है जो भी साथ समझौता होते टाइम बात हुई थी कि क्या क्वालिटी, क्या होगा इसका प्राइस, सब कुछ उसमें वो कर देता है। बिल्टी मतलब कि इनवॉइस बीजक बना दिया। अब उसके बाद आयातकर्ता को सूचना दे दी जाती है
सभी कार्रवाई पूरी होने पर आयातकर्ता को सूचित कर दिया जाता है कि माल से संबंधित सभी प्रलेख अमुक बैंक में भेजे गए हैं। यह जरूरी नहीं है कि बैंक में ही भेजी जाए। यदि भुगतान संबंधी कोई समस्या ना हो तो प्रलेख सीधे ही आयातकर्ता को भेजे जा सकते हैं। प्रायः निर्यातकर्ता प्रलेखों को अपने बैंक में जमा करता है। यह बैंक विदेशी बैंक में स्थित अपनी शाखा या विदेश में अपने एजेंट बैंक के पास प्रलेख को भेज देता है। भुगतान की जैसी भी शर्त हो उसे पूरा करके आयातकर्ता वहां से प्रलेखों को मुक्त करा लेता है। ठीक है, क्या होता है कि वीजा की इनवॉइस वगैरह सब कुछ तैयार हो जाने के बाद निर्यातकर्ता क्या करता है, आयातकर्ता को सूचना दे देता है कि भाई सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और तुम्हारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी को मैंने इस बैंक में दे दिया है। और जो अब शुरू में उसने भेजा था ना वो साख पत्र, वो साख पत्र अब यहाँ पे काम आएगा। जब उसने साख पत्र भेजा था तो जिस बैंक का साख पत्र था उस बैंक में क्या करेगा, निर्यातकर्ता सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाके उस बैंक में दे देगा और वो अपनी पेमेंट ले लेगा वहां से। ठीक, उसने वहां से अपनी पेमेंट ले ली और सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी थे माल के वो उसने उस बैंक को दे दिया। अब उस बैंक का एजेंट या बैंक अपने एजेंट के पास भेजेगा, आयातकर्ता के आसपास में जो भी बैंक है उससे संबंधित उसी का शाखा उसमें भेजेगा। और यहाँ पे आयातकर्ता क्या करेगा, जो भी पेमेंट थी उन सभी पेमेंट को वो बैंक को पे करेगा और पे करने के बाद फिर वो अपने सारे दस्तावेज ले लेगा। क्योंकि अगर आयातकर्ता ऐसा नहीं करता है तो उसके जितने भी माल है उन सब का डॉक्यूमेंट बैंक के पास है। अगर इसने पे नहीं करा तो वो सारा माल बैंक जब्त कर लेगा, बेच देगा। इसमें अब निर्यातकर्ता को कोई नुकसान नहीं, क्योंकि निर्यातकर्ता को तो अपनी पेमेंट पहले ही मिल चुकी है। ठीक है, तो अब फिर यहाँ पे आयातकर्ता जो भी पेमेंट है वो पेमेंट करके वहां से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा। डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद फिर वो जाएगा अपनी डिलीवरी लेना, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाएगा जहाज में जाके कैप्टन वगैरह को, तो फिर वहां से उसकी डिलीवरी हो जाएगी, फिर वो अपने पास ले आएगा। तो ये सारी चीजें निर्यातकर्ता की निर्यात व्यापार की कार्यविधि हैं। ठीक है, ये क्या पढ़े हमने, कार्य विधि पढ़े थे। अब देखेंगे हम कि निर्यात व्यापार में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज किए जाते हैं, प्रलेख कौन कौन से यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलो क्या देख लेते हैं। साख पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक, जहाजी बिल्टी, इनवॉइस बीजक, कप्तान की रसीद, डाक चालान, डाक या गोदी अधिपत्र, इंडेंट यानी कि ऑर्डर, विनिमय पत्र, ठीक है, समुद्री बीमा पत्र, निर्यात लाइसेंस, सुपुर्दगी आदेश डिलीवरी ऑर्डर, रेलवे रसीद, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का क्या करते हैं हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। पेपर में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि निर्यात व्यापार में यूज़ किए जाने वाले प्रलेखों के नाम लिखें, या किसी भी 4 प्रलेखों के नाम लिखे, तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयात और निर्यात में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स सेम ही होते हैं। ठीक है, रेलवे की रसीद आयात में भी थी, सुपुर्दगी ऑर्डर का मतलब कि डिलीवरी ऑर्डर उसमें भी था, निर्यात लाइसेंस की जगह उसमें आयात लाइसेंस लगेगा, समुद्री बीमा पत्र उसमें भी था, इंडेंट उसमें भी था, डाक चालान उसमें भी था। तो दोनों में मिलते जुलते हैं, दोनों में जो मिलते जुलते हो वही आप 5-6 नाम याद कर लें, और कोई सा भी क्वेश्चन है आयात व्यापार के है निर्यात व्यापार के तो आप आसानी से वो लिख सकते हैं और आपके कहीं भी नंबर इसमें कटने की कोई भी चांसेस नहीं है। तो ये आपका एक्सरसाइज 10.3 जो कि सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है आपके 11th क्लास के पूरे सिलेबस का। इसके बाद एक एक्सरसाइज और बचती है 10.4, तो वो मैं जल्दी उसको भी कंप्लीट करवा के आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, और इसके बाद फिर जो तुम कहोगे तुम्हारे अनुसार मैं करवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं ऑब्जेक्टिव करवा दो, केस स्टडी करवा दो, तो मैं सब कुछ करवाऊंगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तुम मेरे ऊपर छोड़ते हो तो मैं वही चीज़ें करवाऊंगा जो तुम्हारे पेपर में आना है, जो पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताना कुछ समझ में ना आया हो तो, ताकि मुझे पता चल सके। और कुछ तुरंत अपने आंसर्स पाना चाहते हो तो नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके जुड़ जाओ। तुम जैसे और भी बच्चे जुड़े पड़े हैं तो वहाँ पे जाके आप अपने किसी भी क्वेश्चन का उत्तर पा सकते हो। वहाँ पे मैं अवेलेबल रहता हूँ, कभी भी आपके प्रश्न के उत्तर मैं वहाँ पे जल्दी दे पाता हूँ। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो कि बिजनेस स्टडी हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज लास्ट एक्सरसाइज के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।